गांधीनगर महानगरस्य शिक्षणप्रमुखा गीतम् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निपततु पण्डितहर्षिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्ति सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुम् सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा। धन्यवादः। भगिनी नमो नमः। संस्कृत भारती गुर्जर एवं सौराष्ट्र प्रांत द्वारा कोविड-19 के संकट काल में संस्कृत भाषा को जनधन बनाने के, राष्ट्र को भाषा समृद्ध बनाने एवं कोविड काल की मानसिकता से मुक्ति हेतु मनोवाणी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है। इसके विशेष तज्ञ के रूप में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रांत पांडे जी, जो वर्तमान में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधीन अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यभार करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। डॉक्टर विक्रांत पांडे हड़ौती के झालावाड़ जिले के उन्हेली गांव में जन्मे हैं। सुवर्ण चंद्रक के साथ एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर डॉक्टर बने। केवल मेडिकल क्षेत्र की सीमित न रहकर समाज में प्रत्येक क्षेत्र में सेवारत होने की व्यापक राष्ट्र भावना से आप्लावित होकर आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रथम प्रयत्न में ही उत्तीर्ण कर ली। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने आपने आईएएस की इस परीक्षा स्पेशल विषय के रूप में संस्कृत भाषा को पसंद किया और आप भरूच में जब कलेक्टर के कार्यभार को संभालते हुए श्री नर्मदा वेद संस्कृत पाठशाला
भरूच में सम्मानित भी किए गए हैं। आप गुजरात कैडर में सबसे लोकप्रिय कलेक्टर श्री है। आप नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2014 से सम्मानित है। चुनाव आयोग द्वारा 26 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहेब ने भी प्रधानमंत्री एक्सलेंस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया है। भारत के महान महिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब साइंस एग्जीबिशन में जब अंकलेश्वर पधारे, तब उसके एग्जीबिशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं कार्य करते हुए मुझे आपसे मिलने की एक दृष्टि प्राप्त हुई और आपकी विशाल दृष्टिकोण एवं अंत्योदय की भावना का परिचय मुझे उस समय प्राप्त हुआ। और भरूच में एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी आपने बनाया, वो टग ऑफ वॉर का, उसका भी मैं साक्षी रहा हूँ। ऐसे महानुभव डॉक्टर विक्रांत पांडे जी हमारे साथ अपनी मनोवाणी को साझा करेंगे। विक्रांत पांडे जी, मैं आपको आदर पूर्वक इस प्लेटफॉर्म पर आपको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू मित्रों। मुझे सौभाग्य है कि मनोवाणी के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत का मेरे जीवन पे प्रभाव और किस तरह से राष्ट्र की उन्नति के लिए संस्कृत के ये आवश्यकता है और उसके उत्थान के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। मेरे विचार को इस मंच पर लाने के लिए जो संस्कृत भारती की तरफ से प्रयास हुआ है उसको मैं सराहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उनका ये स्वर्णिम प्रयास इस पैंडेमिक सिचुएशन, इस जटिल परिस्थिति में भी लोगों को राहत की सांस देगा। आज एक आईएएस के रूप में मुझे कहते बहुत गर्व होता है कि आज जो भी मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान संस्कृत का है। जीवन में संस्कृत पढ़ने का मौका स्कूल के माध्यम से मिला और परिवार में माता पिता के द्वारा संस्कृत की ओर हमेशा रुझान देता गया। मुझे धीरे धीरे जब मेडिकल की डिग्री मैंने प्राप्त की, उसके बाद जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए सोचा तो मेरे विषय के लिए जब चयन का प्रश्न आया तो मेरा ध्यान निश्चित तौर पर संस्कृत की ओर गया। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी में बहुत कम लोग लेते हैं और जो लोग लेते हैं वो सफल होते हैं। आज संस्कृत का क्या महत्व है, किस तरह से संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, संस्कृत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे संस्कृत लेने से संकोचाते हैं, वो किस प्रकार से संस्कृत के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और एक भारत सरकार में और गुजरात सरकार में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए और एक सभी अधिकारी या जो भी व्यक्ति संस्कृत से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, वो किस तरह से संस्कृत के उत्थान में काम कर सकता है, उसके लिए भी मैं अपने मनोविचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो न केवल भाषा है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये वेद भाषा है, ये देव भाषा है। वेद भाषा देव भाषा च भवती संस्कृत है, सम्यक भवती संस्कृत है। ये संस्कृत प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है। जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया वो भी संस्कृत में लिखा गया। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि न केवल ये हम लोगों के मानव जाति के उत्थान के लिए, पर इसमें मानव जाति का जो शुरुआत है उसका भी भाग इसमें संपूर्ण रूप से मिलता है। इसीलिए इसको देववाणी कहा जाता है। भारत की कई सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत के माध्यम से हुई है और इसे समस्त भाषाओं की जननी भी हम लोग कहते हैं। भारत को अगर जानना है, भारत को समझना है, भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, यहाँ तक कि राजनीतिक चेतना और जीवन और विकास के मूल्यों को समझना है, तो संस्कृत वाङ्मय के उपलब्ध हमारे जो ग्रंथ है उनके अध्ययन के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि संस्कृत के माध्यम से ही मनुष्य क्यों इस संसार में आया है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या नीति या जीवन पद्धति होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए,
और किस तरह से एक मानव दूसरे मानव से जुड़ता हुआ अपने दर्शक और धर्म और जीवन को सम्यक देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। अगर हम संस्कृत की भाषा के महत्व की बात करें तो ये सबसे प्राचीन भाषा होने के सिवाय सबसे तार्किक और अलौकिक भाषा है, जो वैज्ञानिक पद्धति से, जिसके अंदर व्याकरण है सुस्पष्ट, जिसके अंदर व्याकरण का ज्ञान है, श्रेष्ठ और स्वयं सिद्ध ज्ञान होता है। साहित्य की बात की जाए तो न केवल इसमें धर्म लिखा गया है, धर्म का या हिंदू धर्म के ही उद्देश्यों को नहीं लिखा गया है, जीवन का दर्शन इसमें दिया गया है। जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो वो राजनीतिक शास्त्र को बताता है। जब वात्स्यायन की बात की जाती है तो गृहस्थ जीवन किस प्रकार का होना चाहिए तो उसको उद्देशित करता है। जब हम बात करते हैं साहित्य की तो कालिदास की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बाण भट्ट की तो गद्य की बात करते हैं, जयदेव की बात करते हैं तो हम गद्य की बात करते हैं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करते हैं। इस प्रकार न केवल ये हमारे संस्कृत के द्वारा साहित्य की पुष्टि की जाती है, साथ ही साथ धर्म और जीवन के दर्शन को भी सम्यक ज्ञान के साथ तोला जाता है। अगर कहा जाए कि संस्कृत एक वेल डेकोरेटेड, वेल कल्चर्ड लैंग्वेज, तीन व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत को सींचा है, विकसित किया है और आज हमारे स्वरूप में लेकर के आए हैं, उसमें महर्षि पाणिनि है, महर्षि कात्यायन है और साथ में हमारे योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। इन तीनों ने मिलकर के योग की क्रियाओं के माध्यम से इसको एक स्फुटित किया है। वहाँ हम कहा जाए कि संस्कृत का जो विकास हुआ है, संस्कृत की जो उत्पत्ति हुई है, वो हमारे स्वर ज्ञान से हुई है, अंदर मौलिकता से हुई, योग की क्रियाओं के माध्यम से हुई है। संस्कृत की अनेक विशेषताएं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता शब्द रूप। अन्य भाषाओं में देखा जाए तो शब्द रूप एक या दो या अनेक प्रकार के होते हैं, पर संस्कृत में 27 प्रकार के शब्द रूप हो सकते हैं। संधि इसकी एक विशेषता है, दो शब्द यदि आपस में आते हैं तो किस तरह से फोनेटिक के माध्यम से उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसमें द्विवचन की बात है, लोगों में हम देखते हैं अलग भाषाओं में एक वचन है, बहुवचन है, तो इस पे द्विवचन की बात को कहा गया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है। और भविष्य में यदि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या कृत्रिम भाषा की बात की जाए तो संस्कृत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, जो सटीक रूप से उसका पालन कर सकती है। शोध में ऐसा भी पाया गया है कि संस्कृत के द्वारा स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो संस्कृत पढ़ता है उसके बुद्धि के अंदर विकास होता है, ब्रेन के अंदर अलग प्रकार के सिनेप्सिस बनते हैं और उससे उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है। तर्क शक्ति बढ़ने से उसके गणित और विज्ञान और अन्य भाषाओं को समझ उसको आता है। जो लोग चारवाक संहिता और श्रुत संहिता की बात करते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन ज्ञान हमारे पास चिकित्सा का था। जो खगोल विज्ञान की बात करते हैं तो वो समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन ज्ञान हमारे खगोल विज्ञान में था। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं, जब हम काव्य या महाकाव्य को पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारे कितने सारे मस्तिष्क, उज्जवल मस्तिष्क जिन्होंने चिंतन किया होगा, वर्षों तक काम किया होगा और उसको फिर अपने ही श्लोक या गद्य के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत किया गया है। आज संस्कृत को पंडितों की भाषा, क्रिया कांड की भाषा और इस प्रकार केवल और केवल धार्मिक परिपूर्णता के लिए भाषा के रूप में समझ के हम इसको अनुपत नहीं समझ सकते। ये भाषा बहुत व्यापक है, जो जीवन के हर पहलू को टच करती है, हर पहलू को स्पर्श करती है। चाहे वो व्यक्ति के जीवन में दर्शन की बात हो, चाहे व्यक्ति के जीवन में हो रही क्रियाकलाप के अंदर उसको डायरेक्शन की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे खगोल की बात हो। मेरा अनुरोध है और यही प्रयास वर्षों के बाद सरकार द्वारा चालू किया गया है और एक 10 वर्षीय योजना बनाई गई है, जिसके अंदर जितने भी पांडुलिपि हमारी उपस्थित है, करीबन 3 करोड़ पांडुलिपि उपस्थित है, जिसके अंदर अलौकिक ज्ञान उपलब्ध है। उसमें से कई तो भी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, उसको प्राप्त ही नहीं किया गया, समझा ही नहीं गया है। क्यों? उसके पीछे कारण ये कि हम संस्कृत को इस तरह से मानते हैं कि ये कुछ लोगों की, संभ्रांत लोगों की, कुछ पंडितों की भाषा है, जिसे आम भाषा बनाना होगा। जैसे हिब्रू बनाया गया, इजराइल में हिब्रू भाषा एकदम मृतप्राय हो गई थी और उन लोगों ने अपनी भाषा को, प्राकृतिक भाषा को, उनकी मूल भाषा को वापस से जीवित किया और आज हिब्रू एक तरह से देखा जाए तो पुनः जीवित भाषा है। उसी प्रकार संस्कृत को वापस से पुनः जीवित करना पड़ेगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो संस्कृत धीरे धीरे वर्षों के बाद, अभ्यास के बाद, जो समाज के अंदर एक बोलचाल की भाषा थी, उसको धीरे धीरे प्राकृत भाषा और धीरे हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में कन्वर्ट हुई है। हमारी जननी भाषा संस्कृत भाषा को फिर से जगाना होगा
उसको ये जो कोमा या अनकॉन्शियस कंडीशन उससे बाहर निकालना होगा और आम भाषा के रूप में उसको प्रतिस्थापित करना होगा। सरकार के द्वारा इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और उससे ज्यादा संस्कृत भारती का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था और संस्कृत की विषय के लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिलता था या कोई साहित्य के लिए मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता था, क्योंकि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से था और मेरी रुचि थी कि मैं संस्कृत से ही यूपीएससी क्लियर करूं और आईएएस बनूं। और मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला और मैं इसमें सफल रहा। और उसके पीछे जिन गुरुओं की या जिन लोगों की तपस्या रही, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, उसमें उसमें अनेक लोग थे, जिसमें विशेष रूप से पंकज मिश्रा साहब थे, जो संस्कृत के स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ संस्कृत भारती का मैं बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ कि उनके माध्यम से मैं संस्कृत को समझ पाया। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो जब मुझसे संस्कृत के लिए बोला गया कि आप संस्कृत में इंटरव्यू देना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, तो मैं कर पाया। तो उसके लिए संभाषणम का और संस्कृत भारती का बहुत बड़ा सहयोग मेरे जीवन में रहा है। मैं आज जो भी हूँ उसमें निश्चित तौर पे संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा जीवन संस्कृत के लिए समर्पित है। जब भी आवश्यकता होती है मैं संस्कृत के लिए पूरे मनोयोग से, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता हूँ, उसके समर्थन में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या अलग प्रकार के एग्जाम देते हैं जिसमें संस्कृत एक विषय उनको विकल्प के रूप में मिलता है, आप उस विकल्प को जरूर उपयोग करिए, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है, जिसे कहा जाए कि यूपीएससी में, तो बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत छोटा है। और जिन्होंने संस्कृत जीवन में कभी नहीं पढ़ा वो भी 4 से 6 महीने के अंदर संस्कृत के विषय के ऊपर पारंगत हो सकते हैं और उसके माध्यम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। संस्कृत गणित की तरह ही मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि इसमें व्याकरण है, निबंध है, अनुच्छेद है, जो अपठित गद्यांश है, कुछ महाकाव्य के कुछ अंश आपको इसमें पढ़ने होते हैं। पूरा विषय आपको संस्कृत में नहीं लिखना होता है, आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट में आपको संस्कृत में लिखना होता है जो बहुत सरल होता है। आवश्यकता है पूरी तरह मनोयोग बनाकर लोगों के साथ जुड़ने की और संस्कृत को आगे बढ़ाने की। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं में जिस प्रकार मूल में संस्कृत है और भाषाओं का जिस तरह से विकास हुआ है, मैं कहना चाहूँ कि संविधान में यदि देखा जाए कि देवनागरी लिपि में मूलतः संस्कृत से लिए गए शब्दों को ही हिंदी भाषा का स्वरूप दिया गया है। अनुच्छेद अगर कहा जाए तो 343, अनुच्छेद 348, 3 एंड 351, ये अनुच्छेद के माध्यम से रूसी हिंदी भाषा को स्वरूप दिया गया है। वो मूलतः संस्कृत से उठाई गई है और देवनागरी के रूप में लिखी गई है। इसलिए हमारा संविधान भी संस्कृत को ही प्रमोट करने की बात करता है और हिंदी भाषा उसका एक स्वरूप है जो आम भाषा के रूप में स्वरूप में आया है। पीछे जाते हुए किस प्रकार से संस्कृत के द्वारा अलग अलग विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में अलग अलग माध्यम से संस्कृत को बढ़ाया जाए, ये एक थर्ड लैंग्वेज में रहने की बजाय मूल लैंग्वेज में आए, नया पठन हो, नया पाठन हो, नया इसमें कुछ लिखा जाए, सरलता से लिखा जाए। धीरे धीरे जब कालांतर के अंदर संस्कृत लिखा गया, बाण भट्ट का कामायनी लिखा गया, तो क्लिष्ट होता चला गया, इसमें विद्वत्ता दिखाने की कोशिश करती गई और इसी के कारण संस्कृत आम जन भाषा से दूर होती चली गई। समय आ गया है कि इसको फिर से आम जन भाषा की बनाने के लिए इसकी क्लिष्टता से बाहर लेकर के इसको सरल, सुलभ और इसके मूल स्वरूप में लोगों तक प्रस्तुत किया जाए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर आप शब्दों को यदि हेर फेर करके भी लिखते हैं तो भी उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक शब्द अपने आप में संपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा सार में इसको लिखी जा सकने वाली भाषा है। शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों की उत्पत्ति की जा सकती है। इस सब्जेक्ट में, इस विषय में इतनी सामर्थ्य है कि ये पूरे विश्व में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखती है। अगर आप बात करें विश्व की अन्य भाषाओं की, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो अन्य भाषा हो, जैसे कोरियन भाषा की बात की जाए तो कोरियन भाषा की जो लिपि है वो आज भी हमारी भाषाओं से ली गई है, वो उससे साम्यता रखती है। अगर हमारे पास भंडार की बात की जाए, हमारे पास यदि शब्दकोश की बात की जाए, यदि हमारे पास पांडुलिपि की बात की जाए, तो आपको पता चलेगा कि विश्व की जितनी सारी भाषाएं, उससे हजारों, 100 गुना से 1000 गुना हमारे पास अधिक शब्दकोश,
अधिक उसके पास साहित्य अवेलेबल है। धीरे धीरे साहित्य विश्व के अन्य लोगों के द्वारा पढ़ने के द्वारा इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, ये बड़े स्कॉलर वहां से निकलते चले गए। उन्होंने उसका रूपांतर अपने हिसाब से किया, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया, और धीरे धीरे वो लोग हमें पढ़ाने लगे। जो भाषा हमारी मूल भाषा है, हमारी भाषा है, अपनी भाषा है, वो धीरे धीरे विदेशों में प्रचारित होती चली गई और वहां पे उसका स्वरूप बदलता चला गया। आज अगर आप देखी जाए तो जो फोनेटिक के अंदर भाषा विज्ञान में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई फोनेटिक भाषा है, स्वर ज्ञान के आधार पर जो भाषा है, जो शरीर के पांचों अंगों, पांचों इंद्रियों को केंद्रित करते हुए लिखी गई भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत न केवल बोलने से केवल हमारे भाषा का या विचारों का आदान प्रदान होता है, संस्कृत आपको परिष्कृत करती है, निश्चालन करती है, आपके आ रहे श्वास की गति को नियंत्रित करती है, आपको शुद्ध करती है। केवल संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करने से ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की शक्ति को, ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को लेकर के लिखी गई भाषा संस्कृत भाषा है। इसको मात्र केवल भाषा के स्वरूप से हटा करके इसको स्वरूप को, संस्कृत को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाते हुए हमें संस्कृति के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ और परिवार के साथ जुड़ के चलना है। इस अशांत वातावरण में यदि कोई शांति कर दे सकता है, इस अशांत वातावरण में कोई आपको सम्यक दृष्टि दे सकता है, इस अशांत वातावरण में यदि कोई आपको राह दिखा सकता है, तो वो एक और एकमात्र कोई है, तो वो संस्कृत है। मेरे जीवन में संस्कृत का बहुत महत्व रहा है। केवल इसकी क्षणिक सी ऊर्जा से, इसकी क्षणिक से प्रकाश से मेरा जीवन उज्जवल हो गया। एक मेडिकल साइंस से मैं संस्कृत के माध्यम से एक सिविल सर्वेंट बन पाया। इस पूरी यात्रा में संस्कृत का बहुत बहुत आभार, और जब भी आवश्यकता होगी मुझे आप सबसे बहुत बहुत आशा है कि हम एक संस्कृत को एक विशेष स्वरूप में लेकर के जाएंगे और आप इस भाषा के साथ जुड़ेंगे। इसकी उन्नति के लिए, इसकी प्रचार के लिए, इसके प्रसार के लिए, अपने बच्चों में नीचे संस्कार डालने के लिए इसका प्रयास करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मंत्रों का ज्ञान हो, संस्कृत का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, तो संस्कृत में अध्ययन अध्यापन करें, ताकि आने वाले समय में हम फिर से विश्व गुरु और संस्कृत भाषा के साथ गर्व के साथ कह सकें कि हमारी जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं और आगे जीवन में भी मजबूत रहेंगी। इसी बात के साथ मैं अपनी भाषा पूरी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय, आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद।